हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्ट के यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित आज मैं लेके आया हूँ 12 के स्टूडेंट के लिए जो मैंने बायोलॉजी का चैप्टर 6 का पार्ट 2 का वीडियो बनाया था, उसके आगे का क्लास आज मैं लेके आया हूँ। ध्यान देंगे इस चीज़ को। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, मैं पहले कुछ पीछे की चीज़ों को आपको बता दूँ। मैंने आपको डीएनए के बारे में क्या बताया था, डीएनए क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, और मैंने ये भी बताया था कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। पॉली मतलब अनेक, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन बाबू? तो मैंने बताया था आपको नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप। ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ये नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन, ये 2 प्रकार के होते हैं। और फिर आपको बताया था पिरिमिडिन में कौन कौन से आते हैं और प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था पेंटोस शर्करा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, डाई पेंटोस शर्करा और डाई राइबोस शर्करा, और फिर राइबोस शर्करा। फास्फेट ग्रुप एक ही होता है जो आपको मैंने बताया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डीएनए होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनती है। तो वो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला किस प्रकार से बनती है और वो कैसे बनते हैं, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप। तो देखिए, शर्करा से यानी पेंटोस शुगर से ये नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट ग्रुप किस प्रकार से जुड़े होते हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे। तो ध्यान देंगे, पेंटोस शर्करा की पहले मैंने एक संरचना बना रहा हूं, डाई पेंटोस शर्करा की किस प्रकार से होती है। ठीक है, ये पेंटोस शर्करा की संरचना होती है। यहां पे आपका प्राइमरी कार्बन होता है, यहां पे आपका सेकेंडरी होता है, यहां पे होता है ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये आपका फोर्थ, और यहां पे आपका 5th कार्बन होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो निर्माण होता है, तो न्यूक्लियोटाइड पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से जुड़े होते हैं। तो प्राइमरी कार्बन से यहां पे जुड़े होंगे, यानी ये हाइड्रोक्सिल जो समूह है, यहां पे आपके नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं जुड़े होते हैं, बताया था ना। और आपका फास्फेट ग्रुप कहां जुड़ा होता है, PO4, ये आपके 5वें कार्बन पे जुड़ा होता है, यानी यहां पे जुड़ा होता है कौन, फास्फेट ग्रुप PO4। ये जो आपकी संरचना है, ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड की संरचना है, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या होती है। ये आपका पेंटोस शुगर हो गया, ये आपका नाइट्रोजनी क्षार हो गया, और ये हो गया आपका फास्फेट ग्रुप। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो नाइट्रोजनी क्षार है, ध्यान देंगे इस चीज को। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी आप जान लीजिए। एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है, जबकि
आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता। तो इस चीज को याद रखेंगे, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो न्यूक्लियोटाइड, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना होती है, ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड में यहां पे चूंकि नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं पेंटोस शुगर से डीएनए के अंदर, तो इस पेंटोस शुगर में जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं, अब मैं आपको वही बता रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। सबसे पहले हम लोग को यहां पे ध्यान देना होगा कि नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं डीएनए में? 4 प्रकार के, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन। अब मैं आपको ये बताया हूं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। पॉली मतलब क्या होता है? अनेक, और न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो यानी बहुत सारे, यानी जैसे अगर हम इसको कहें कि एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, इसके बाद पांचवा, ऐसे कई लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, और डीएनए की लंबाई किस पर निर्भर करती है बाबू? न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो पेंटोस शुगर होता है, अगर डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार अगर देखे जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। वो किस प्रकार से होते हैं, चलिए मैं उसकी एक संरचना बनाता हूं, ध्यान देंगे इस चीज को बाबू। देखिए, पहले हम लोग कोई भी आकृति बनाने के पहले हम लोग देखेंगे उसका बेस क्या है। यानी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसमें क्या क्या जुड़ा होता है? पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजनी क्षार और एक और क्या, फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, जरा इसको ध्यान देंगे। ये मैं एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहा हूं, ये हो गया ऐसे, फिर हो गया ये ऐसे, ये हो गया प्राइमरी कार्बन, ये आपका हो गया सेकेंडरी कार्बन, ये हो गया आपका टर्शियरी कार्बन, ये आपका हो गया फोर्थ कार्बन, OH CH2। ठीक है, अगर हम लोग देखें इस चीज को तो यहां प्राइमरी कार्बन पे अगर हम एक नाइट्रोजनी क्षार ले, नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में कितने होते हैं? 4 प्रकार के, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। तो प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं। तो प्राइमरी कार्बन आपका कौन है? ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन से क्या जुड़े होते हैं बाबू? नाइट्रोजनी क्षार। तो यहां पे आपका एडेनिन जुड़ जाता है। और फास्फेट ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़े होते हैं? 5वें कार्बन पे। तो यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जगह पे यहां पे आपका फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, यानी PO4। यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। अब देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार जुड़े होते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे बाबू कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से जुड़े होते हैं। यानी हम इसको ये कहें कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जोड़ने के लिए तीसरे जो कार्बन होते हैं उससे वो क्या होता है? फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। कौन सा ग्रुप? फास्फेट ग्रुप। ध्यान देंगे कैसे। इसका तीसरा कार्बन कौन सा है? ये है। अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा तो इसका फास्फेट ग्रुप जो होगा ये होगा। यानी देखिए कैसे जुड़ेगा, ऐसे कर दिए, ये आपका प्राइमरी कार्बन बना लिए, ये आपका सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, फोर्थ हो गया और ये आपका फिफ्थ हो गया। ये मान लीजिए H हो गया, ये एडेनिन है तो दूसरा मैं बना लेता हूं, यहां पे मान लीजिए साइटोसिन बना लेता हूं। ये आपका HOH, ये आपका हो गया H और ये आपका हो गया CH2। और ये देखिए 5वें कार्बन से क्या होता है? फास्फोरस ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये आपका OH यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे, यानी हम बोल रहे थे कि जो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं तो वो किस कार्बन से जुड़ते हैं? तीसरे कार्बन से। फास्फेट ग्रुप कहाँ रहता है? 5वें कार्बन पे। बस 2 चीजें याद रखेंगे बहुत ध्यान से। डीएनए का निर्माण कैसे होता है बहुत आसानी से बता रहा हूं, एकदम
सरलता से एकदम 2 मिनट में आपको समझ में आएगा इस चीज। 2 बातें याद रखनी है। फास्फेट ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? 5वें कार्बन से। और 2 न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं? तो एक का फास्फेट ग्रुप दूसरे के तीसरे कार्बन से क्या होता है? जुड़ा होता है। ये जुड़ गया। इस तरह से संरचना हमारी बनती चली जाती है। ऐसा ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जैसा कि यहाँ आकृति पे दिखाया जा रहा है। देखो यहाँ पे ये आपका एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका थायमिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, और ये आपका ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड है। ध्यान देंगे इस चीज को। ये एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है जिसमें नाइट्रोजन क्षार क्या पाया जाता है? एडेनिन। ये साइटोसिन वाला यानी जिसमें नाइट्रोजन क्षार साइटोसिन पाया जाता है, और इसमें थायमिन नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, और इसमें ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। तो ध्यान देंगे इस चीज को। ये फर्स्ट वाला के 5वें कार्बन पे ये आपका फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरा जब जुड़ा है तो तीसरे कार्बन से, फिर तीसरा जुड़ा है तो दूसरे के तीसरे कार्बन से, फिर चौथा जुड़ा है तो तीसरे कार्बन से। ठीक इसी के उल्टा यानी मिरर, हम इसको कह सकते हैं कि हमें मिरर रूप कह सकते हैं इसको। मिरर रूप से दूसरे जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे ध्यान दोगे, इस प्रकार से डीएनए का निर्माण होता है। ऐसे डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हुई और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हुई, तो ये आपका एक श्रृंखला बनाएगा। तो दूसरा श्रृंखला बनाएगा ना बाबू, तो दूसरा श्रृंखला कैसे बनाएगा? तो इसका मिरर रूप यानी उल्टा उल्टा बनेगा। तो देखिए यहां पे मैंने बोर्ड पे बनाया है, ध्यान देंगे इस चीज को। ये आपका हो गया प्राइमरी कार्बन, ये आपका हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी, ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया आपका फिफ्थ कार्बन पे आपका फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, फर्स्ट कार्बन पे आपका नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है ना, थायमिन। इसी तरह से फिर इसके 5वें से इसका तीसरा जुड़ा, फिर इसके 5वें से इसका तीसरा जुड़ा, ऐसे 5वें से तीसरा, तीसरा से 5वां, ऐसे जुड़ते हुए नीचे की तरफ चला आता है। अब हम लोग को ध्यान देंगे, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो याद रखेंगे, थायमिन जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, यानी थायमिन वाले न्यूक्लियोटाइड हमेशा एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं। थायमिन वाले न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ते हैं? एडेनिन वाले। या हम इसको ये कहें कि एडेनिन वाले किससे जुड़ते हैं? थायमिन वाले से। ठीक है। दूसरा, साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ते हैं? ग्वानिन वाले से। किससे वाले से? ग्वानिन वाले से। और ग्वानिन वाले किससे जुड़ते हैं? साइटोसिन वाले से। अब ये जुड़ते कैसे हैं आपस में? तो याद रखेंगे इस चीज को। यहां पे मैं लिख देता हूं, एडेनिन किससे जुड़ता है बाबू? हमेशा थायमिन से जुड़ता है। थायमिन किससे जुड़ता है? एडेनिन से जुड़ता है। उसी तरह से साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। ये कैसे जुड़ता है? तो एडेनिन थायमिन से जब जुड़ेगा तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। क्वेश्चन आता है, एडेनिन थायमिन से किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है? तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। फिर थायमिन जो होगा एडेनिन किससे बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा? ये भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा। लेकिन साइटोसिन जो होगा ग्वानिन से किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा? ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। और ग्वानिन साइटोसिन से, तो ये भी बाबू आप कौन हाइड्रोजन बॉन्ड? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए यहां पे मैंने जोड़ा है, एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड को थायमिन वाले न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। फिर यहां पे साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड को ग्वानिन वाले न्यूक्लियोटाइड से जोड़ा। कितने बॉन्ड से? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर थायमिन वाले न्यूक्लियोटाइड को एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड से जोड़ा। कितने बॉन्ड से? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर ग्वानिन वाले न्यूक्लियोटाइड को साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड से जोड़ा। कौन से बॉन्ड से? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस प्रकार से एक कंप्लीट डीएनए की संरचना हो जाती है, और ये डीएनए की हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार से कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के एक डीएनए का निर्माण करते हैं बाबू। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो एक मॉडल प्रस्तावित हुआ था जिसको कहा जाता है वाटसन और क्रिक मॉडल, यानी डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल क्या है, अब मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं।
ध्यान देंगे इस चीज को, इसकी संरचना को बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। याद रखने वाली दो चीजें हैं। पहली चीज है तो ये कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, तीसरे कार्बन से। फास्फेट ग्रुप कहां जुड़ा होता है, पांचवें कार्बन से। एक चीज ये याद रखना है। दूसरा, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थायमिन से। थायमिन हमेशा एडेनिन से। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से। दूसरी चीज, एडेनिन और थायमिन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। थायमिन और एडेनिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस प्रकार से कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक डीएनए का निर्माण करते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। ध्यान देंगे इस चीज को। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं जॉनसन का वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल क्या था। तो ध्यान देंगे इस चीज को। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिल करके एक डीएनए का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलेंगे तो किस प्रकार का श्रृंखला का निर्माण होगा, इस प्रकार की श्रृंखला का निर्माण होगा। ये आपका कंप्लीट डीएनए हुआ। ठीक है, तो ये कंप्लीट डीएनए हुआ। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये बैक साइड में यहां पे आपका शुगर और फास्फेट ग्रुप ये जुड़ा होता है, इससे मिलकर के ये बैकबोन बनते हैं। जबकि ये अंदर की तरफ नाइट्रोजनी क्षार होता है। क्या होता है बाबू, नाइट्रोजनी क्षार होता है। अब हम लोग को ध्यान देना है, नाइट्रोजनी क्षार मैंने यहाँ पे मान लिया जैसे एडेनिन बनाया, तो एडेनिन से कौन जुड़ेगा बाबू, थायमिन जुड़ेगा। साइटोसिन से कौन जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा। थायमिन से एडेनिन जुड़ेगा, और ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ेगा। इस प्रकार से सारे क्षार आपस में जुड़े हुए हैं। ये वाटसन और क्रिक का जो है डीएनए मॉडल है। अब वाटसन और क्रिक ने क्या बताया, ये चीज ध्यान देंगे। वाटसन और क्रिक ने कहा कि जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जुड़ते हैं तो उसका एक सिरा अगर पी डैश होता है तो दूसरा सिरा क्या होता है बाबू, तो P3 होता है। ठीक है, यानी वाटसन ने बताया कि जब दो डीएनए आपस में मिलते हैं, दो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलकर के डीएनए बनते हैं, इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब डीएनए का निर्माण होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में मिलते हैं, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक सिरा अगर 5 डैश होगा, 5 डैश, तो दूसरा सिरा कौन डैश होगा बाबू, 3 डैश। अगर दूसरे का अगर 3 डैश होगा तो ये 5 डैश। अब हम लोग समझेंगे ये 3 डैश और 5 डैश होता क्या है। ये होता है फ्री स्पेस। जैसे इसका देखिए 5वां सिरा खुला हुआ है ना, अब इससे ऊपर इसका तीसरा सिरा जुड़ सकता है, फिर इसके बाद 5वां सिरा, यानी ये 5वां सिरा खुला हुआ है, और यहाँ पे अंत में इसका कौन सा सिरा बचेगा, तीसरा सिरा। यानी ये कार्बन के पांचवें कार्बन से यहाँ फास्फोरस जुड़ा है, तो इसका 5वां ये क्या है, खुला हुआ है, और नीचे ये किससे जुड़ता चला जाता है, तीसरे से। तो यानी लास्ट सिरा क्या होगा, 3 डैश। उसी प्रकार से इसका मिरर रूप ले ले तो ये 3 डैश इसका सिरा जो होता है खुला होता है, ये आपका 3 डैश है फास्फेट ग्रुप वाला। और फिर इसका 5वां सिरा यहाँ पे क्या होता है, खुला होता है। तो ये अगर 3 डैश होगा तो ये आपका होगा 5 डैश, और ये आपका 5 डैश होगा तो ये होगा आपका 3 डैश। इस प्रकार से एक कंप्लीट डीएनए की संरचना होती है। अब दूसरी बात आई, वाटसन और क्रिक ने एक और बातें बताई कि जो इसके अंदर यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, वो नाइट्रोजनी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो होती है वह कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है बाबू, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। याद रखेंगे इस चीज को कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, यानी ये प्रत्येक जोड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है, कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि दो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ये पहला स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है बाबू, 20 एंगस्ट्रॉन। यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड
स्ट्रैंडों के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन। बहुत एग्जाम में आता है ये बाबू कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंडों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने बताया कि ये 10 न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक पीच का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से एक डीएनए का कुंडली बनने का पूर्ण घुमाव जो होता है वह 34 एंगस्ट्रॉन होता है। यानी एक डीएनए का घुमाव, पूर्ण घुमाव लिख सकते हैं, पूर्ण घुमाव 34 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है। इस प्रकार से आपका कंप्लीट डीएनए का संरचना हो जाता है। अब आइए यहां से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम विचार कर लेते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि एडेनिन और थाइमिन आपस में किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ग्वानिन और साइटोसिन आपस में कैसे जुड़े होते हैं? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से कार्बन परमाणु से फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है? तो तीसरे कार्बन परमाणु से। हमेशा जो होता है फास्फेट जो ग्रुप होता है वह पेंटोस शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? तो पांचवें कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड से एक पीच का निर्माण होता है? तो 10 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक पीच का निर्माण करते हैं। ठीक। एक डीएनए का पूर्ण घुमाव डीएनए का पूर्ण घुमाव कितना होता है? तो 34 एंगस्ट्रॉन होता है। एक जोड़ी न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के दो स्ट्रैंडों, ये पहला स्ट्रैंड है और ये सेकंड स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंडों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 20 एंगस्ट्रॉन होती है। इस प्रकार से ये वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल प्रस्तावित हुआ। अब मैं आपको आगे के टॉपिक बता रहा हूं, ध्यान देंगे इसको।